नमस्कार। G20 भारत का समय। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। शानदार मेजबानी के बाद G20 अब समापन की ओर। भारत ने ब्राजील को सौंपी G20 की अध्यक्षता। आखिरी दिन वन अर्थ पर चर्चा। दिल्ली डिक्लेरेशन पर औपचारिक मुहर थोड़ी देर में। G20 मीटिंग में क्लाइमेट पर ऋषि सुनक का बड़ा ऐलान। $2 बिलियन की मदद करने का वादा। बाइडेन ने G20 समिट की तारीफ की। रेलवे कॉरिडोर के ऐलान को बताया अहम। G20 के राष्ट्राध्यक्षों ने बापू को राजघाट पर जाकर किया नमन। पीएम मोदी भी रहे साथ। यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अक्षरधाम गए। दुनिया भर में क्रिप्टो पर होगी कड़ाई तो यूपीआई जैसे सिस्टम का होगा विकास। भारत से यूरोप तक बिछेगी रेल लाइन। अमेरिका, फ्रांस, यूएई समेत 8 देशों के साथ हुआ करार। एशिया कप सुपर 4 स्टेज में आज होगी भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत। बारिश की वजह से टॉस में हो सकती है देरी। कल के लिए भी रखा गया है रिजर्व डे। मोरक्को के भूकंप में जान माल की भयानक तबाही। अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की जान गई। देश में 3 दिन के शोक का ऐलान। और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और G20 के 2 दिन का भव्य आयोजन अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। आपने अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सुना। भारत ने G20 की अगली बैठक की अध्यक्षता ब्राजील को सौंप दी है। पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुआ डा सिल्वा को G20 की अध्यक्षता की कमान सौंप दी। इतिहास में पूरी दुनिया को एकजुट करने और अफ्रीकी यूनियन को G20 से जोड़ने के लिए दिल्ली सम्मेलन को खास तौर पर याद किया जाएगा। और आज इस कार्यक्रम हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। साथ ही हमारे 2 मेहमान भी हमारे साथ होंगे, नरेंद्र तनेजा और रजत धर। सबसे पहले लक्ष्मण जी बताएं, पीएम के स्पीच के हाइलाइट्स आज क्या रही? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह कि अब 2 दिनों तक चलने वाली G20 की बैठक इसी के साथ खत्म हो गई है और क्लोजिंग रिमार्क्स भी प्रधानमंत्री ने दिया है। और इसके साथ ही अगले G20 की अध्यक्षता की कमान जो है ब्राजील को यहां पे सौंप दिया गया है। लेकिन 2 से ढाई महीने तक का समय है भारत के पास। और सबसे ताजा खबर यह कि प्रधानमंत्री मोदी ने नवंबर के आखिर में G20 के वर्चुअल बैठक बुलाने का आह्वान किया है। और क्लोजिंग रिमार्क्स में जो बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही वो कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है, जो हर कोई इन दिनों चुनौती बना हुआ है। मिसाल के तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मामला हो, क्रिप्टो करेंसी का मामला हो, यूएन में भारत की स्थायी संस्था का मामला हो, इन सारे मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने काफी विस्तार से रखा और काफी ठोस सुझाव दिए। मिसाल के तौर पर क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो आज की तारीख में आर्थिक मामले में कहें, सामाजिक मामले में कहें, एक बड़ी चुनौती बनकर उभर कर सामने आया है। तो अब हमें क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एक ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाना चाहिए और उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। एक स्टैंडर्ड तय किया जाना चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया उन्होंने अपने क्लोजिंग रिमार्क्स में वो था आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हम लोग तमाम खतरे, तमाम चुनौतियों की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री ने इसको इस तरीके से इस्तेमाल करने की बात की कि जो भी सामाजिक आर्थिक विकास है, जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, रोजगार के क्षेत्रों, उन सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए ताकि इसका लाभ हर किसी को मिले। तो यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हानिकारक प्रभाव को कम किया जाए, उसके फायदे का कैसे बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी वकालत यहाँ पे की। तीसरी बात वहाँ पे यूनाइटेड नेशन की बात की। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र में सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन स्थायी सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो भारत के स्थायी सदस्यता की दावेदारी भी यहाँ पे प्रधानमंत्री ने रखी। और एक और बात, जो आर्थिक विकास की बात जो बार बार हम लोग कर रहे हैं, उसमें कैसे आगे बढ़ाया सबको साथ लेकर, इस पर जोर दिया। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत के रोड मैप का, भारत के फ्रेमवर्क का स्वीकार किए जाने पर खुशी जताई और उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में बाकी देशों में भी ऐसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क तैयार होता दिखेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें रही प्रधानमंत्री के भाषण में। जी, और हमारे साथ है डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट इंडिया इन्वेस्टर फेडरेशन के रजत धर साहब। धर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर।
आज संपन्न हुआ जो एक बड़ा यज्ञ हमने उठाया था, आपके हिसाब से क्या हासिल रहा और कितनी उम्मीदें जगती है जो पर्पस है G20 का उसको लेकर? जी, अगर मैं भारतीय निवेशक महासंघ के पर्सपेक्टिव से कहूँ, ये बहुत ही एक लैंडमार्क डेवलपमेंट है बिकॉज़ अगर आप इसके पूरे परिवेश को देखेंगे, ना ही केवल क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बात की गई है, डिजिटल करेंसी के ऊपर बात करी गई है एज़ एन एसेट आप समझ लीजिए एक तरह से इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है। दूसरी बात ये आती है कि उन्होंने जैसे ओशन ट्रेड के बारे में बात की, जिससे हमारी फिशरीज़, ओशन टूरिज़्म उस सबको फ़ायदा मिलेगा। ना ही केवल ये स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जो वो फोकस कर रहे हैं, अगर वो उसके ऊपर कार्यान्वित करते हैं, हमारे पास अराउंड 500 मिलियन का डेमोग्राफिक डिविडेंड है लोगों का, जहां पे अगर बेटर तरीके से स्किल डेवलपमेंट किया जाए, टेकिंग इनटू पर्सपेक्टिव जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन एंड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी को समावेश करते हुए, तो वो एक बहुत बड़ा लेवरेज भारत को देगा इस G20 के पूरे फ्रेमवर्क के अंदर। तो अगर हम G20 का पूरा जो डॉक्यूमेंट 37 पेज का उन्होंने जो निकाला है डेली डिक्लेरेशन, अगर हम उसको देखेंगे तो एजुकेशन से लेके वुमेन लिटरेसी से लेके स्किल डेवलपमेंट से लेके उन्होंने हर एक चीज को जोड़ने की कोशिश की है। और हर एक चीज में अगर वो एक्ट करते हैं, नियरली 2 से 3% का जो एडवांटेज होता है जीडीपी में, वो हमें दिखेगा। तो अगर हम इंडियन जीडीपी की बात करें, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। परसों जब आरबीआई के नंबर आए जीडीपी के, हमें बोला गया 7.8% जीडीपी है एनुअली, सो एवरीबडी वाज हैप्पी। लेकिन अगर हम दिसंबर 2019 के परिप्रेक्ष्य में, 2020 से पहले जब कोविड आया था, उसके परिप्रेक्ष्य में जब कंपेयर करते हैं और सीएजीआर करते हैं, हमारा सीएजीआर जीडीपी का सिर्फ 3.2 है, 3.2%। सो देयरफॉर G20 का जो ये आज मानक आया है, उसको अगर हम यूज करते हैं, हमारे पास एक ब्रॉडर अपॉर्चुनिटी है अपना जो जीडीपी का जो हम पीछे हो चुके हैं, हालांकि सारा ग्लोबल पीछे हुआ है, मगर एक अपॉर्चुनिटी है उसको लेवरेज करके आगे जाने का अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। जी, तो ये एक जो ब्रॉड लाइन है जिसमें G20 जैसी संस्थाएं ऑपरेट करती हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से रजतधर जैसे लोग समझते हैं कि हाँ इसका क्या प्रॉस्पेक्ट बनता है आगे, और उसको बड़ी खूबी से उन्होंने बताया भी। राजा साहब, ये बताइए कि जैसे एक कुछ तो चीज़ें होती है ठोस जिनकी चर्चा आपने की, एक होता है ओवरऑल जो माहौल सेंटिमेंट, चूँकि ये था तो एक इवेंट ही, बड़ा आयोजन था, तो एक जो ओवरऑल सेंटिमेंट है, ऐसे भी इंडिया जो है ब्राइट स्पॉट माना जा रहा है फिलहाल इस समय के वर्ल्ड में, तो उस चीज़ को और कितना बढ़ावा मिला? मतलब ओवरऑल सेंटिमेंट क्या रहा आपको, किस दिशा में ये चीज़ दिखाई देती है? उसको अगर मैं, वो बहुत पुरानी एक ओल्ड सेइंग है, अगर उसमें कहूँ ऑल रोड्स लीड टू रोम, और 2023 का जो रोम है वो एक्चुअली हिंदुस्तान है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, अगर हम एक छोटी सी चीज देखते हैं, पहली बात, इंडिया ने आज से कुछ फोर्टनाइट या महीने पहले कहा कि हम एथनॉल को अराउंड 20% तक बढ़ाएंगे और हर जगह ये इंप्लीमेंट होगा। और अगर आप ये अपना G20 के ब्रोशर में देखेंगे तो बायोफ्यूल्स के ऊपर फोकस किया गया है। कहने की बात यह है, चाहे आप 4 साल पहले नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आप योगा डे को इंटरनेशनल योगा डे बना दिया, इंक्लूसिविटी बना दिया, अगर आप सॉफ्ट पावर की बात करें, एक मतलब फ्रॉम ए लेमैन पर्सपेक्टिव की अगर मैं बात करता हूं, अगर हम इवेंट को बाहर से देखते हैं, द बेस्ट थिंग वाज दैट कि जब इवेंट हो रहा था एंड बाइडेन और बाकी सब एंटर कर रहे थे, तो पीछे उन्होंने सन टेम्पल का व्हील रखा, पीछे उन्होंने नालंदा का दिखाया। सो एक क्रेडिबिलिटी, एक सेंस ऑफ अथॉरिटी, नॉलेज, हेरिटेज, कल्चर पिछले 5,000 से 10,000 साल का सामने लाया। कहने की बात यह है, ये जो हिंदुस्तान इस समय का है, यहाँ पे हर एक देश हिंदुस्तान को एक लीडरशिप पोजीशन देख रहा है, क्योंकि सॉफ्ट पावर में भी मैं बात करूं, देयर इज नो अदर कंट्री रेदर देन इंडिया जो चाइना को काउंटर कर सकते हैं। एंड उसी चीज को नजर में रखते हुए दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू गेट इंडिया इनटू द सिक्योरिटी काउंसिल। तो अगर हम लेमैन के पर्सपेक्टिव में कहे, यहाँ पे जो दिल्ली के अंदर ये इवेंट किया गया है, उसमें मैं बताता हूँ, जब ये इवेंट होता है, ये तो फ्लैगशिप इवेंट था, लेकिन इसके काफी सैटेलाइट इवेंट होते हैं। एक इवेंट इन्होंने G20 से ही रिलेटेड कश्मीर में किया,
एक इन्होंने अरुणाचल में किया, बीच में इनके काफी इवेंट्स और सेशंस हो रहे थे जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में हुए। क्यों? और हर एक चीज को आप ये समझ लीजिए कि आज से 1000 साल पहले आदि शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किए थे। सिमिलरली नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि कश्मीर से लेके अरुणाचल में जब ये समिट किया है, यहां पे कोई भी कंट्री, चाहे अमेरिका कहता था कि कश्मीर इज अ इश्यू बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया एंड एवरीबडी शुड कम फॉरवर्ड टू रिजॉल्व इट। नाउ व्हेन दे पार्टिसिपेटेड इन कश्मीर देन ऑटोमेटिकली इट शोज दैट कि India is at a stronger footing at this point in time, so therefore they are not trying to counter that. ये हो गया बहुत सिंपल स्ट्रेटेजिक लेवल की अगर हम बात करते हैं। G20 में ये इंडिया की पोजीशन है कि आजकल कोई सवाल यानी अपनी नहीं उठा पोजीशनिंग सकता। बहुत अच्छे तरीके से करी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सिर्फ इंडिया की बात थी नहीं, पूरी दुनिया ने G20 के जितने भी लोग आए उन सब ने पूरे मन से पार्टिसिपेट किया इसके अंदर। और जब आप एक अच्छा काम करते हो और उससे एक अच्छा माहौल बनता है तो किस तरीके की चीज़ें निकलती है, एक आपको नमूना हम दिखाते हैं। इस G20 समिट के दौरान अपनी हिंदी को लेकर फेमस हुई अमेरिका की प्रवक्ता मार्गरेट मैक्लॉयड। तो उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने, और अमेरिका भारत के संबंधों पर भी बातचीत की है। तो ज़रा वो बातचीत देखिए, ये भी इस G20 समिट का एक पहलू है। G20 समिट के दौरान एक शख्सियत काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही है सोशल मीडिया पर, टीवी पे आपने इनको सुना होगा। एक तो इंडिया यूएस रिलेशनशिप में अपनी जानकारी की वजह से, और दूसरा अपनी शुद्ध हिंदी की वजह से। मार्गरेट मैक्लॉयड है हमारे साथ, जो यूएस गवर्नमेंट की स्पोक्स पर्सन है। मैम बहुत बहुत स्वागत है CNBC के साथ बात करने के लिए आपका। हिंदी आपकी बहुत पॉपुलर हो रही है, काफी अच्छी हिंदी आपने सीखी है। सबसे पहले बात करते हैं इस समिट के बारे में। जो बाइडेन का ये एक माइलस्टोन हम कह सकते हैं, एक भारत यात्रा रही है। ओवरऑल जो है क्या टेक अवे है दोनों देशों के लिए, भारत के लिए और अमेरिका के लिए? हाँ, अमेरिका और भारत बहुत करीब ताल्लुकात है, और हम बेहतर से बेहतर वही संबंध देखते हैं। हम दोनों लोकतंत्र हैं, हमारे मुश्तरके मुफादात बहुत है, और सहयोग करने के मौके बहुत है। एक अगर G20 की प्रेसिडेंसी की बात करें, भारत ने हम डिक्लेरेशन हमारे सामने है, हम आउटकम हमारे पास आ चुका है। ओवरऑल अमेरिका कैसे देखता है इस डिक्लेरेशन को? किन चीज़ों से आप खुश हैं, किन चीज़ों से आपको लगता है कुछ बदलाव हो सकता था? और हम देखते हैं कि इंडिया बहुत अपने नेतृत्व इस्तेमाल करके इंटरनेशनली अग्रीड लैंग्वेज मिल गए, मुख्तलिफ नुक्ते नज़र दृष्टिकोण कैप्चर करके बहुत अच्छे स्टेटमेंट आ गए, जिनमें हम आर्थिक मसले पर फोकस किया। लेकिन फिर भी वो कशीदगी जो हो रही है, वो जंग जो रूस यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश है, उसका जिक्र भी हुआ। उसका जिक्र हुआ, लेकिन रूस का नाम नहीं था उसमें। आपको लगता है कि नाम हो सकता था? पूरी दुनिया जानते हैं कि कौन इस जंग कर रहे हैं। आने वाले कुछ सालों में भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते आप किस तरफ जाते हुए देखते हैं? खासतौर पे ट्रेड कहाँ तक जाएगा, हमारा जो व्यापार है वो कहाँ तक जाएगा? हमारा ख्याल में मौके बहुत है, बहुत मौके हैं। हम समझते हैं कि अमेरिका और इंडिया की तिजारत जो हो रही है वो पिछले 20-10 साल में बहुत तेज बन गए, और तेज हो सकता है। तो ये सुन रहे थे आप, ये अमेरिका की प्रवक्ता धाराप्रवाह हिंदी बोलती हैं और संबंधों पर भी इनकी पकड़। पीएम मोदी ने आज कहा कि भारत के पास नवंबर तक G20 की अध्यक्षता है। अभी हमारे पास 2.5 महीने बाकी है, और मेरा प्रस्ताव है कि एक वर्चुअल सेशन रखा जाए ताकि हमने तय किया है उसकी समीक्षा की जाए और आप उससे जुड़ेंगे, ऐसी उम्मीद है। इसी के साथ G20 के समापन की घोषणा की गई है। जैसा आप सब जानते हैं, भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है। अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं
उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन हमारे साथ नरेंद्र तनेजा जी जुड़ गए हैं, जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद उनसे बातचीत करेंगे, बने रहिए हमारे साथ।